हाँ जी। हमारा टॉपिक चला था मानव जनन। उसमें हमने शुरू किया था प्रजनन की कार्य की फिजियोलॉजी और प्रोडक्ट शुरू किया था। और हमने कहा कि इस प्रजनन की कार्यकी को हम 7 चरणों में तोड़कर पढ़ेंगे। इनमें से मैथुन क्रिया, अंडो उत्सर्ग और निषेचन, ये 3 चरण हमने पढ़ लिए थे। आज चौथा चरण आता है आरोपण, इम्प्लांटेशन। आरोपण क्या होता है, कैसे होता है, वो आपको पढ़ना है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि निषेचन के पश्चात क्या हुआ, द्विगुणित जाइगोट का निर्माण हुआ, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण हुआ। निषेचन के पश्चात द्विगुणित यानी डिप्लॉइड युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण हुआ। ठीक है, 2N। निषेचन हो गया, निषेचन के पश्चात द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होगा। ठीक है। अब ये निषेचन कहां हो रहा था, तो निषेचन हो रहा था अंडवाहिनी या फेलोपियन नलिका के अंदर हो रहा था। ठीक है। और फेलोपियन नलिका में भी पूछे कहां हो रहा था, तो एम्पुला और स्तमस के संधि स्थल पर हो रहा था। ठीक है। अब क्या होगा आरोपण में, तो जब निषेचन हो जाएगा तो 3 दिन तक ये युग्मनज जो जाइगोट है, ये फेलोपियन नलिका या अंडवाहिनी में ही रहेगा। 3 दिन तक रहेगा अंडवाहिनी में, निषेचन होने के 3 दिन बाद तक। ठीक है। अगले 3 दिन क्या करेगा ये जाइगोट, गर्भाशय के अंदर जाए पड़ा रहेगा, एकदम फ्री गर्भाशय में रहेगा या पड़ा रहेगा, मुक्त पड़ा रहेगा, एकदम फ्री पड़ा रहेगा। पहला बिंदु आपको ये याद रखना है कि निषेचन के पश्चात जो डिप्लॉइड जाइगोट बना था, द्विगुणित युग्मनज बना था, ये 3 दिन तक युग्मनज अंडवाहिनी या फेलोपियन नलिका में ही रहेगा। अगले 3 दिन ये युग्मनज गर्भाशय में फ्री पड़ा रहेगा, एकदम मुक्त पड़ा रहेगा। ठीक है। छठे दिन क्या होगा, छठे दिन ये युग्मनज है, ये गर्भाशय की जो भित्ति है, कौन सी भित्ति, एंडोमेट्रियम, गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम परत होती है, इस परत से यह संबंध बना लेगा और संबंध बनाकर उस परत से यह जाइगोट जुड़ जाएगा। इसी को कहेंगे हम आरोपण, इम्प्लांटेशन कहेंगे। समझ रहे हो आप। देखो कि निषेचन के पश्चात 3 दिन तक जाइगोट रहेगा अंडवाहिनी में, अगले 3 दिन तक जाइगोट रहेगा गर्भाशय में फ्री पड़ा रहेगा। छठे दिन ये गर्भाशय की एंडोमेट्रियम परत से संबंध बना लेगा और उस परत से ये जुड़ जाएगा। इसे कहते हैं आरोपण या इम्प्लांटेशन। ठीक है। अब जो मां और इस भ्रूण के बीच में ये जो संबंध बनेगा, जैसे ये मान लो मदर है, ठीक है, ये मां है और ये शिशु है, इन दोनों के बीच में एक संबंध बनेगा उत्तक वाला। इस उत्तकीय संबंध को, ये जो बन रहा है, इसको कहते हैं उत्तकीय संबंध, उत्तकीय संबंध। इस संबंध को कहते हैं आप प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, हिंदी में इसको कहते हैं अपरा। समझ रहे हो आप कि मां और शिशु के बीच में एक उत्तकीय संबंध बन जाता है। इस उत्तकीय संबंध को प्लेसेंटा या हिंदी में इसको अपरा कहते हैं। ठीक है। अब ये प्लेसेंटा क्या होता है, कैसे होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले आपको ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि निषेचन के पश्चात द्विगुणित युग्मनज का निर्माण हुआ। ये जो द्विगुणित युग्मनज है, ये 3 दिन तक पड़ा रहेगा अंडवाहिनी में, अगले 3 दिन तक ये गर्भाशय में पड़ा रहेगा। छठे दिन ये गर्भाशय की भित्ति एंडोमेट्रियम से संबंध बना लेगा और उससे जुड़ जाएगा एंडोमेट्रियम परत से। इसे को कहते हैं आरोपण या इम्प्लांटेशन करते हैं। मां और इस शिशु के बीच में या इस मां और इस भ्रूण के बीच में एक उत्तकीय संबंध बन जाएगा। इस उत्तकीय संबंध को प्लेसेंटा या अपरा कहते हैं। ठीक है। अब आगे देखें हैं और क्या क्या याद रखना आपको कि प्लेसेंटा बन गया, प्लेसेंटा के काम क्या होते हैं, ये आपने छोटी क्लास 10वीं क्लास में कुछ बातें तो पढ़ी होगी, तो वो भी बातें हम पढ़ेंगे एक बार। तो हम बात कर रहे हैं आगे थोड़ी सी प्लेसेंटा की। ठीक है। तो इसका एक बार रफ कर लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्लेसेंटा। देखो, मां और शिशु के बीच में या मां और बच्चे के बीच में या मां और भ्रूण के बीच में एक उत्तक वाला संबंध बन जाता है, जिसको प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है। ये प्लेसेंटा है ना, ये एक अस्थाई अंतरस्रावी ग्रंथि है, एंडोक्राइन सिस्टम है।
एंडोक्राइन ग्लैंड है, अस्थायी अंतरस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, ये बात और याद रखनी है आपको प्लेसेंटा में कि प्लेसेंटा है ना, ये एक अस्थायी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो माता यानी मां व भ्रूण के बीच में बनती है। दूसरी बात ये याद रखनी, मानव में जो प्लेसेंटा का निर्माण होता है उसका निर्माण करने के लिए भ्रूण की दो झिल्लियां भाग लेती है, दो भ्रूणीय झिल्लियां भाग लेती है, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन भ्रूणीय झिल्लियां भाग लेती है। कौन कौन सी भाग लेती है? एक होती है कोरियन और एक होती है एलेंटोइस। समझिए आप एक एक बिंदु को कि मानव के अंदर जो प्लेसेंटा बनता है उसको बनाने के लिए दो भ्रूणीय झिल्लियां यानी एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन भाग लेती हैं। एक झिल्ली होती है कोरियन और एक झिल्ली होती है एलेंटोइस। ठीक है, ये दोनों ही झिल्लियां मिलकर प्लेसेंटा का निर्माण करती है। इसलिए मानव के अंदर कौन सा प्लेसेंटा पाया जाता है? एलेंटो कोरियोनिक, मानव के अंदर एलेंटोकोरियोनिक प्लेसेंटा पाया जाता है। ठीक है, ये बात आपको प्लेसेंटा में याद रखनी है। हमारे अंदर कौन सा प्लेसेंटा होता है? एलेंटोकोरियोनिक प्लेसेंटा होता है। ठीक है, अब प्लेसेंटा के कार्य क्या होते हैं? तो प्लेसेंटा के मुख्य कार्य होते हैं जैसे भोज्य पदार्थों का वहन करना, मां से शिशु के अंदर लेके जाना। ठीक है, दूसरा गैसों का परिवहन करना, तीसरा हार्मोनों का स्त्रवण करना, प्लेसेंटा हार्मोन भी स्त्रवित करता है, चौथा उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन भी करना। ये सब प्लेसेंटा के कार्य होते हैं। तो आरोपण में आपको ये मोटी मोटी बातें याद रखनी है कि निषेचन के पश्चात जो द्विगुणित युग्मनित बना है ये 3 दिन तक फैलोपियन नलिका या अंडवाहिनी में पड़ा रहेगा। अगले 3 दिन तक ये गर्भाशय में मुक्त पड़ा रहेगा। छठे दिन ये गर्भाशय की एंडोमेट्रियम परत से संबंध बना लेगा और उससे जुड़ जाएगा। इसको आरोपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं। अब क्या होगा कि मां और उस भ्रूण के बीच में एक उत्तकीय संबंध बन जाएगा। इसको प्लेसेंटा या अपरा कहते हैं। प्लेसेंटा क्या है? तो प्लेसेंटा एक अस्थायी अंतरस्रावी ग्रंथि है जो मां और भ्रूण के बीच में बनती है। प्लेसेंटा के निर्माण में दो भ्रूणीय झिल्लियां भाग लेती है, एक होती है कोरियन और एक होती है एलेंटोइस। इसलिए मानव में कौन सा प्लेसेंटा पाया जाता है? एलेंटोकोरियोनिक प्लेसेंटा। ठीक है, अब प्लेसेंटा के कार्य क्या होते हैं वो पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा प्लेसेंटा के कार्य देख लेते हैं। तो इसका रफ कर लो मैं एक बार। देखो, प्लेसेंटा के कार्य की बात करें हम, फंक्शन की, तो प्लेसेंटा का पहला कार्य होता है, देखो, भोज्य पदार्थों का परिवहन करना। भोज्य पदार्थों का परिवहन करना मतलब मां जो खा रही है वो भोजन और वो मां से होते हुए भ्रूण के अंदर प्रवेश करेगा। ठीक है, तो भोज्य पदार्थों का परिवहन करना। दूसरा है गैसों का परिवहन करना, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। गैसों का परिवहन भी इसी प्लेसेंटा के द्वारा होगा। तीसरा, प्लेसेंटा हार्मोनों का भी स्त्रवण करता है। चौथा, उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन भी करता है। भ्रूण से मां के अंदर उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन। तो ये आपको आरोपण में इतनी बातें याद रखनी है। ठीक है, निष्कासन करना। ठीक है, अब इसके बाद में 5वां चरण आता है जिसको आप कहते हो गर्भावधि, गेस्टेशन। गर्भावधि क्या होती है? तो निषेचन से लेकर शिशु के जन्म होने तक का जो संपूर्ण समय होता है उसको गर्भावधि कहते हैं। ठीक है, पहले आप इतना नोट कीजिए, फिर हम गर्भावधि शुरू करेंगे, गेस्टेशन। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको? ज्यादा हार्ड नहीं है, कुछ बातें हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए हम 5वें चरण की बात करते हैं जिसका नाम है गर्भावधि, गेस्टेशन। कि जब निषेचन हो गया उससे लेकर जब तक बच्चे का निर्माण या बच्चे का जन्म नहीं होगा तब तक का जो पूरा का पूरा समय है वो कहलाता है गर्भावधि। ठीक है, तो हम प्रजनन की कार्यकी में 5वां चरण पढ़ रहे हैं, गर्भावधि, गेस्टेशन। गर्भावधि क्या होती है? तो देखो, गर्भावधि की परिभाषा आप लिख सकते हो आप,
निषेचन से लेकर शिशु जन्म तक का संपूर्ण समय गर्भावधि कहलाता है। निषेचन से लेकर यानी फर्टिलाइजेशन से लेकर जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता है तब तक का जो पूरा का पूरा समय है वो समय कहलाता है गर्भावधि, गेस्टेशन कहलाता है। मनुष्य के अंदर गर्भावधि 9 महीने की होती है, मतलब एक बच्चे का पूर्ण विकास 9 महीने तक होता है, ठीक है, 9 महीने तक। अगर हम दिन की बात करें तो 270 से 290 दिन होंगे, और सप्ताह की बात करें कितने सप्ताह का टाइम लगेगा तो 36 से 37 सप्ताह लगभग, ठीक है ना। आगे लगभग लिख देना दोनों के आगे, ठीक है। तो ये बातें आपको 3 बातें गर्भावधि में याद रखनी है कि निषेचन से लेकर शिशु के जन्म होने तक का जो कंप्लीट समय होता है वो गर्भावधि या गेस्टेशन कहलाता है। मानव के अंदर गर्भावधि 9 महीने की होती है। इसी 9 महीनों के अंदर एक पूरे शिशु का निर्माण होता है, विभिन्न अंग बनते हैं, कैसे क्या होता है वो हम सगर्भता में पढ़ेंगे। लेकिन गेस्टेशन में आपको यही याद रखना है कि मनुष्य में 9 महीने तक गर्भावधि होती है। दिन की बात करें तो लगभग 270 से 290 दिन, और सप्ताह की बात करें तो 36 से 37 सप्ताह लगता है। यह है गर्भावधि, ठीक है। इसके बाद में टॉपिक आएगा प्रसव और दुग्ध स्त्राव, जिसको हम दोनों एक साथ ही पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसका नाम होगा प्रसव और दुग्ध स्त्राव।